वेलकम टू एवरीबॉडी। मैं एस के पांडे Q3 PCS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों को स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सब भी जानते होंगे कि 13 सितंबर को आपका यह एग्ज़ाम हुआ BPSC का, 13 सितंबर 2025 को। और बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि मेरा रिजल्ट क्या होगा और मेरा कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूनिट वाइज डिस्कशन आपके समक्ष Q3 PCS जो दिल्ली का संस्थान है और BPSC या अदर स्टेट PCS के लिए बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से काम करता है। बच्चों, हमारी संस्थान के द्वारा दिल्ली के मुखर्जी नगर में टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया गया था BPSC के लिए, और अदर स्टेट PCS के लिए भी आयोजित किया जाता है। और बहुत सारे बच्चों ने विश्वास जताया और उन बच्चों ने जब एग्ज़ाम देकर वे आए तो उन्होंने जैसा बताया कि सर टेस्ट से बहुत मदद मिली है। तो खैर, मैं यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा और हम लोग टू द पॉइंट आते हैं कि यह जो एग्ज़ाम हुआ, इस एग्जामिनेशन में हिस्ट्री से जो रिलेटेड प्रश्न हैं उसके सही और मानक उत्तर क्या होंगे। कुछ उत्तर तो आपको BPSC आयोग भी चेंज कर देता है, लेकिन फिर भी जो सही है वह सही है और जो गलत है वह गलत रहेगा। तो बच्चों, आते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं और उसके सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मैं प्रश्न भी पढ़ता जाऊंगा और बहुत शॉर्ट में उसका एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि जो आगे आने वाले जो तैयारी में जुड़ने वाले जो बच्चे हैं तो उनको इससे क्या मदद मिल सकता है। क्योंकि सिर्फ यहाँ उद्देश्य यह नहीं है कि मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूं और आंसर बता दूं, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि अब इस पैटर्न पर, इस क्वेश्चन के आधार पर आगे और कैसे प्रश्न फॉर्मेट किया जा सकता है, और वह आपके लिए, जिन बच्चों ने दिया है उनका तो ठीक, जो आगे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कितना यूजफुल यह हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखकर मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस भी करूंगा। पहला प्रश्न यहाँ पे है, सेट जो भी है हमारे पास, जो सेट है वह सेट है बुकलेट सीरीज एफ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं नंबरिंग से ही क्वेश्चन को किया हूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो क्वेश्चन का नंबर है इसमें तो एफ सीरीज में 119 नंबर से स्टार्ट है हिस्ट्री। आपके पास जो भी सीरीज होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसे मैच कर लेना। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था। देखो, है तो फैक्चुअल, लेकिन जब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है तब ऐसे प्रश्न को आप बहुत आसानी से कर लेते हो, क्योंकि रट्टा लगाने से सब कुछ याद नहीं होता है। अब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आप पढ़ते हो तो कांग्रेस के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है, क्योंकि कांग्रेस का गठन 1885 में 28 दिसंबर 1885 को किया जाता है, जिसके संस्थापक होते हैं A.O. ह्यूम, और वह एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे। और उसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे चलकर चूंकि वह उदारवादी समूह के थे और उदारवादियों के द्वारा ही कांग्रेस का गठन किया गया था। अब उदारवादी, उग्रवादी, ये सब आप लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे, ये सब पढ़ा भी जाता है, क्लास में भी पढ़ाई जाती है। तो यह जो उदारवादी समूह थे, तो इन लोगों के द्वारा कांग्रेस का गठन किया गया था। आगे चलकर एक और विंग उभर कर आता है जो होते हैं उग्रवादी, जिन्हें कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट। तो उन एक्सट्रीमिस्टों ने, उन उग्रवादी समूहों ने उदारवादियों के ऊपर आक्रमण किया और कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह अंग्रेजों के हित में, अंग्रेजों के लिए और अंग्रेजों के द्वारा गठित एक संस्थान है। तो यह उग्रवादियों के द्वारा, जिसका नेतृत्व उग्रवादी समूह का नेतृत्व कर रहे थे, वह थे आपको कौन? तो वह थे लाला लाजपत राय। तो उन्होंने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है
वह सुरक्षा वॉल्व का, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दिया गया। सेफ्टी वॉल्व कि कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व का काम की, क्योंकि कांग्रेस के कारण ही 1857 के बाद भारत में दूसरी कोई आपको जन क्रांति नहीं हुई, उसके लिए कांग्रेस उत्तरदायी है। और कांग्रेस ने सेफ्टी वाल्व का काम किया। सेफ्टी वाल्व जो आप प्रेशर कुकर में देखते होंगे, जो जान माल के नुकसान से हमें बचाने का काम करता है। तो यह आरोप लगाया गया, और यह आरोप अब पूछा जा रहा है कि यह आरोप किसने लगाया। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी, तो यह आपको इनके ऊपर आरोप। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि किसने यह सिद्धांत दिया था, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। तो यह सिद्धांत दिया गया बच्चों, इसमें सही उत्तर है लाला लाजपत राय। और यही पूछा जाए आपसे अगर कि त्वरित चालक सिद्धांत किसने दिया था, त्वरित चालक सिद्धांत, तो यह जो त्वरित चालक सिद्धांत दिया गया था, यह दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह उदारवादी थे, और इन्होंने इस बात का खंडन किया कि कांग्रेस कोई सेफ्टी वाल्व का काम नहीं की, बल्कि कांग्रेस तो त्वरित चालक का काम की, कि ब्रिटिश प्रहार से लोगों को बचाया। क्योंकि वैसे समय संगठित होना और कोई आपको संगठन बनाना, यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसलिए अंग्रेज अधिकारी को रखा गया था। यह भारतीयों के हित के लिए, भारतीयों के द्वारा और भारत के स्वतंत्रता के लिए गठित यह संगठन है। तो इस प्रकार से इसे भी आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था। आप जानते हो कि पहले राजधानी जो थी, जब ब्रिटिश आते हैं और सबसे पहले उन्होंने बंगाल को जीता, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, और उसी संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल पर अधिकार प्राप्त हो जाता है, दीवानी का अधिकार, राजस्व वसूली का अधिकार। तो यहाँ पे लंबे वर्षों तक आपको भारत की जो राजधानी रही ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत, वह बंगाल ही रही। बंगाल से उन्होंने शासन की शुरुआत किया था। लेकिन आगे चलकर राजधानी परिवर्तन किया जाता है। अब उसका बहुत सारा कारण है क्यों राजधानी परिवर्तन किया गया था। तो थोड़ा सा आप समझ जाना कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, और बंगाल का विभाजन किया गया तो बंगाल में बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन, जो आप कह सकते हो कि उसका असर केवल बंगाल तक नहीं बल्कि भारत के अन्य क्षेत्रों तक पहुंच चुका था। और पहली बार ऐसा हुआ था भारतीय इतिहास में कि किसी एक क्षेत्र के मुद्दे को लेकर आपको दूसरे क्षेत्र में आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि वह राष्ट्रवादियों के ऊपर एक प्रहार था जो बंगाल का विभाजन किया गया था। तो उसको लेकर बहुत व्यापक आंदोलन चलाया जाता है भारत में। अब आगे अंग्रेजों ने, चूंकि आप देखते हो कि अब मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उस विभाजन को, बाद में तो वह विभाजन रद्द होता है क्योंकि बहुत सारे आपको हिंसक घटनाएं घटित होने लगे थे। तो जब विभाजन रद्द कर दिया जाता है, तो रद्द करने के बाद मुस्लिम समुदायों को खुश करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि राजधानी को दिल्ली परिवर्तित कर दिया। और दिल्ली परिवर्तन इसलिए किया क्योंकि दिल्ली बहुत लंबे वर्षों तक मुस्लिम सत्ता का केंद्र रहा था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो वायसराय थे उनके ऊपर किसने बम फेंका था। तो यह जो घटना है, यह आप देखते हो कि यह चांदनी चौक में हो रहा है दिल्ली में। जब वायसराय आपको दिल्ली आते हैं, और यह घटना 1912 की है। तो जब वायसराय दिल्ली आते हैं, दिल्ली के चांदनी चौक में एक आयोजन किया जाता है। तो उसी समय बसंत कुमार विश्वास थे, एक क्रांतिकारी जिनका नाम था बसंत कुमार विश्वास, यह ध्यान रखना। तो बसंत कुमार विश्वास ने, कभी यह भी आपसे पूछा जाएगा कि बम किसने फेंका था, तो बसंत कुमार विश्वास ने। लेकिन इस योजना को बनाया किसने था, षड्यंत्र किसका था इस तरीके का कि वायसराय लॉर्ड, अब यह भी पूछ सकता है कि वायसराय कौन थे। तो उस समय वायसराय जो था वह था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग यह वायसराय था, इसी के ऊपर बम फेंका गया था। और इस षड्यंत्र की, इस योजना को बनाने वाले कौन थे, तो यह थे आपको रास बिहारी बोस। तो योजना किसने तैयार किया था, यह थे रास बिहारी बोस। यह बच निकले थे, भाग गए थे, और भागकर नेपाल चले गए थे। तो यह आपको रास बिहारी बोस थे। और बम जो फेंका गया था वह बसंत कुमार विश्वास के द्वारा फेंका गया था।
इसमें 3 लोगों को फांसी होती है। एक तो बसंत कुमार विश्वास थे, दूसरा आपको अमीर चंद हैं और तीसरा अवध बिहारी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किन किन लोगों को फांसी दी गई थी। तो अमीर चंद और अवध बिहारी, अवध बिहारी ये 3 लोग थे जिनको इस घटना के बाद फांसी की सजा दी गई थी वायसराय के ऊपर बम फेंकने के आरोप में। और इस षड्यंत्र को रचा, इसमें यह भी शामिल थे रास बिहारी बोस, यही सबसे बड़े सारा करता धरता यही थे, बाद में बंगाल भाग जाते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर यह होगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग। अब यह प्रश्न आपको है 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है ना, अमेरिका। तो भारतीय दर्शन के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला। अब देखो वहां से जुड़े हुए आपको सोहन सिंह भाकना भी हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा हो नहीं सकते हैं, यह कभी हो नहीं सकते हैं, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय यह कभी हो नहीं सकते हैं। सोहन सिंह भाकना जो थे यह आपको क्रांतिकारी थे, लाला हरदयाल भी क्रांतिकारी थे, लेकिन यहाँ आपको ये चूंकि संस्कृत के भी प्रोफेसर रहे थे और यही आपको इन्हीं को भारतीय दर्शन का, इंडियन फिलोसफी का प्रोफेसर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो इसमें सही आंसर जो होगा बच्चों वह होगा लाला हरदयाल, क्योंकि आगे चलकर एक घटना घटित होता है 1913 का गद्दर आंदोलन, वह आपको अमेरिका में ही, यह भी आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट आते हैं चौथे प्रश्न पर। अब यह पूछा जा रहा है मोहम्मद आपको MAO यानी अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपको जो अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज था, तो अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हो रही है। तो इसकी स्थापना बच्चों हो रही है 1875 में, यह ध्यान रखना है क्योंकि अभी प्रश्न पूछा जाएगा। इसके कौन थे संस्थापक भाई, किसने। तो यह आपको थे सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, जिसमें मुस्लिमों को अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए, और सैयद अहमद खां ने कहा था कि भाई मुस्लिमों को ब्रिटिशों का विरोध नहीं करना चाहिए। तो सर सैयद अहमद खां यह थे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था इसने, तो किसने। तो यह थे थियोडर बैक, थियोडर बैक, यह आपको याद रखना है कि यह जो MAO कॉलेज है अलीगढ़, इसके प्रधानाचार्य का नाम बताइए। तो यही इसके प्रिंसिपल थे, कौन, थियोडर बैक। तो यह आपको याद रखना है। क्लियर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किसने किया था। यह एक समाचार पत्र है, बहुत पॉपुलर है, द यंग इंडिया। अब इसमें ऑप्शन है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो यहाँ आप देखो कि द यंग इंडिया यह आपको महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है, पत्रिका है महात्मा गांधी के द्वारा, और इसका प्रकाशन किया था अहिंसा के सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के लिए। यानी इसका किस लिए गांधी ने प्रकाशन किया था। तो इसके प्रकाशन का उद्देश्य था अहिंसा के सिद्धांतों को, अहिंसा के सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए गांधी ने यंग इंडिया का प्रकाशन किया था। क्लियर है। अब इसमें और भी गांधी का आपको जैसे आप देखते हो, तो इसी तरीके से आगे चलकर गांधी ने आपको गुजराती में भी एक आपको प्रकाशित करते हैं, और गुजराती भाषा में इन्होंने हरिजन बंधु का प्रकाशन किया था, पत्रिका हरिजन बंधु है, हरिजन बंधु। इसी तरीके से आप देखते हो तो हिंदी में भी एक पत्रिका का गांधी ने प्रकाशन किया था, और वह था आपको हरिजन सेवक। तो इस प्रकार से इसे भी आपको याद रखना है। हरिजन सेवक यह आपको हिंदी में प्रकाशित था, हरिजन बंधु गुजराती में प्रकाशित था। द यंग इंडिया या गांधी ने ही आपको इसका प्रकाशन किया था, एक राष्ट्रीय पत्र था, समाचार पत्र था। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल दिया था। वह कौन सा कमीशन था
जिसमें किसी भी भारतीय राजनीतिक दलों को शामिल नहीं किया गया था, और उसने एक प्रकार के भारत में राजनीतिक अशांति को जन्म देने का काम किया था। तो उसमें है क्रिप्स मिशन, बेल्वी कमीशन, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन। तो आप देखते हो कि 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन का गठन हो रहा है, और यह जो कमीशन है, यह कमीशन 7 सदस्यीय कमीशन था। इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्यीय कमीशन यह आपको था, जिसमें 7 सदस्य थे, और इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसके जो 7 सदस्य थे वह कौन थे? 7 सदस्य इसके अंग्रेज थे। और इसे व्हाइट कमीशन, श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही कभी कभी पूछ देगा कि श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है, व्हाइट कमीशन, तो इसे ही श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीयों ने इसका विरोध किया था, और 1928 का मद्रास अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और उसी 1928 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया जाता है कि भाई हम जहां जहां साइमन कमीशन जाएगा वहां वहां हम जाकर साइमन गो बैक का नारा लगाएंगे। तो यह आप देखते हो। और उसके अध्यक्ष जो 1927 में मोहम्मद अली अंसारी थे, जो आपको मद्रास अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया गया था। अच्छा, यह जो साइमन कमीशन था, एक बात और ध्यान रखना, इसे विधिक आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारतीय विधायिका की जांच करने के लिए आया था, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? विधिक आयोग। क्योंकि यह विधायिका की जांच करने आया था, भारत के भाग्य का फैसला करने आया था कि क्या भारतीयों को और राजनीतिक अधिकार दिया जाए, तो इसकी जांच करने के लिए यह कमीशन आया था। और चूंकि अभी तक क्या था कि जो 1919 के अधिनियम के तहत भारत में विधानमंडल का गठन किया गया था, तो उस विधानमंडल में आपको भारतीयों को यानी महत्वपूर्ण अधिपद नहीं दिए गए थे। ठीक है, यानी विषयों को बांट दिया गया था आरक्षित और हस्तांतरित विषय में। ये सब आप क्लास में इन सब चीजों को पढ़ते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? दिल्ली चलो का नारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह आपको कौन थे जो आजाद हिंद फौज? अब आजाद हिंद फौज आप देखते हो तो जो INA का जो गठन किया गया था, वह गठन किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, यह गठन किया गया था, ये रास बिहारी बोस इसमें जुड़े हुए थे, बल्कि आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, ये भारतीय सेना के ही एक अधिकारी थे, और यह आपको जापानियों के हाथों यानी सरेंडर कर चुके थे। तो इन्होंने ही आपको, कैप्टन मोहन सिंह ने ही आजाद हिंद फौज का गठन किया था 1941 में। 1941 में इसका गठन हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी चले गए थे हिटलर से मिलने जर्मनी, वहां से वह जापान आते हैं, और फिर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही इसका कमान सौंप दिया जाता है 1942 में। और वहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपको अपील करते हैं गांधी के नाम से, और गांधी को उन्होंने ही राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहली बार संबोधित किया था, और कहा था कि राष्ट्रपिता आप हमारे इस अभियान में हमें आशीर्वाद दें। क्लियर है? तो यह आपको सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस अभियान में मर जाएंगे? यह किसने कहा था? तो हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अपने इस अभियान में मर जाएंगे, यह आपको महात्मा गांधी ने कहा था। कब? 1942 के मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उस समय ही गांधी ने कहा था कि अब करो या मरो, या तो हम स्वतंत्र करा ले अपने इस अभियान में, या तो हम कुर्बानी दे दें। तो यह आपको 1942 के मूवमेंट के समय में गांधी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ गए हैं, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? अब यह जो आपको डिवाइड एंड रूल, ठीक है, बांटो और छोड़ो, तो यह जो नारा जो दिया गया था कि भाई अब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, अब पहले बांटो उसके बाद फिर छोड़ो, अंग्रेजों को कहा गया। तो यह किसने कहा? तो यह आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब कब? तो लाहौर का अधिवेशन होता है, कराची का अधिवेशन होता है 1943 में।
यह जो नारा जो दिया गया था, यह कब दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा? तो कराची अधिवेशन के समय। यह भी आपसे पूछा जाएगा, मुस्लिम लीग का अधिवेशन है। यह अधिवेशन किसका है? यह अधिवेशन मुस्लिम लीग का अधिवेशन है 1943 का, और इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने नारा दिया था, बांटो और छोड़ो। क्लियर है? नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप दिया? मूर्त रूप दिया, ठीक है। तो किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर ही तो भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, यह कहा गया था। तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट आते हैं, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो आपको पता होना चाहिए, होम रूल लीग यह गठन किया गया था तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा। अब यह था क्या होम रूल लीग? क्यों गठन किया गया था? इसका गठन हुआ था 1916 में, होम रूल लीग का, ठीक है। अब यह जो आप देखते हो कि अब किसने बिहार की यात्रा की थी, तो इसके लिए आप देखते हो अब यही दो थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, जिनके द्वारा आपको इसका गठन किया गया था, ठीक, होम रूल लीग का। और जो तिलक का जो लीग था, बाल गंगाधर तिलक का जो लीग था, तो इसका आपको पूरे भारत में इसका प्रसार नहीं था, बल्कि आप देखते हो कि इसका प्रसार कहाँ था? महाराष्ट्र में था, कर्नाटक में था, बरार और मध्य प्रांत। तो वह आपको कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में तिलक के लीग? तो यह है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र भी आप ध्यान देना, मुंबई को छोड़कर, ठीक है, महाराष्ट्र है, इसके साथ साथ बरार है, इसके साथ साथ मध्य प्रांत है, मध्य प्रांत है, और महाराष्ट्र में भी मुंबई को छोड़कर, और इसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक, और बाकी के क्षेत्र में एनी बेसेंट का लीग था, ठीक है। यानी समस्त भारत में बाकी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट ही बिहार की यात्रा की थी, एनी बेसेंट ही होम रूल लीग के गतिविधियों को, जिससे कि मजबूती मिल सके। क्लियर? तो यह आपको एनी बेसेंट है। अब एक प्रश्न है, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? आपको पता होगा कि किसानों के साथ क्या होता था ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत, और इसको लेकर गांधी ने एक आंदोलन किया था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। गांधी 1915 में आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत, और जब आए 1916 में कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन 1916 का, और उस अधिवेशन में गांधी भी उपस्थित थे। वहीं पर गांधी की मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल से, और राजकुमार शुक्ल गांधी को चंपारण की समस्याओं से अवगत कराते हैं, और गांधी से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चलिए। खैर गांधी वहां जाते हैं, और जाकर गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था, और उसके बाद सरकार पर काफी दबाव बना था, और दबाव बना क्योंकि यह तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था। तो लास्ट में सरकार और गांधी के बीच, चूंकि सरकार ने एक कमेटी गठित की, चंपारण कृषि कमेटी, और उसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया था, तो इसका सही आंसर भारतीय सरकार और गांधी जी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। यह प्रश्न आपको स्पेशल से संबंधित प्रश्न है, यानी बिहार स्पेशल से। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो यह थोड़ा बहुत स्पष्ट नहीं है, ऐसे सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि गोरखड़ी के रघुनाथ सिंह थे, जिनको गोली मारी गई थी। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? बिहार प्रांतीय किसान सभा, तो इसके जो प्रमुख नेता थे, यह ध्यान रखना है, इसके प्रमुख नेता थे आपको सहजानंद सरस्वती। यह थे आपको बिहार प्रांतीय किसान सभा के। और यह जो बिहार में किसान सभा का जो गठन किया गया था, बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसका गठन बच्चों हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में इसका गठन हुआ था। इनके साथ और भी इसमें लोग थे, जिसमें एक नाम है यदुनंदन शर्मा,
यदुनंदन शर्मा, ठीक है, यह भी किसान नेता थे, किसान नेता थे। इसके साथ साथ एक और थे जिनका नाम है कार्यानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा, यह भी आपको किसान नेता थे। तो इस प्रकार से आपको दोनों चीजों को ध्यान रखना है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ और बिहार प्रांतीय किसान सभा में कौन कौन और भी क्षेत्रीय स्तर के नेता थे। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको 1937 में चुनाव होता है 1935 के अधिनियम के तहत, और जब चुनाव होता है तो कुछ प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है, 8 प्रांतों में, 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार गठित हो जा रही है। बाद में यह सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चली क्योंकि फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है, और सेकेंड वर्ल्ड वार होता है तो उधर देखते हो कि लिनलिथगो जो वायसराय थे उन्होंने बिना भारतीयों के सहमति के उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ है, जिसके कारण कांग्रेस की जो भी सरकारें थी उन लोगों ने रिजाइन मार दिया था। तो यहां आप देखो कि अब 1937 में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार गठित हो रही है। वह कौन कौन से प्रांत हैं जिसमें सरकार गठित हुई थी कांग्रेस की सरकार? तो वह है बंबई, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, इसके साथ साथ बिहार, इसके साथ साथ आपका उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा। इसके बाद फिर आगे चलकर असम में भी कांग्रेस की सरकार स्थापित होती है, और उसके बाद फिर आप देखते हो तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सीमा प्रांत, इसमें भी कांग्रेस की सरकार स्थापित होती है। तो यह आपको कांग्रेस की सरकार थी जो ये सरकार स्थापित हुई थी। एक और है, यानी बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, हाँ, मद्रास में भी कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे। तो इन्हीं प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, और 1939 में रिजाइन मार दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि बिहार में उस समय कौन मुख्यमंत्री थे? तो यह थे श्री कृष्ण सिंह। इन्हीं के नाम पे तो कृष्ण मेमोरियल हॉल भी तो बनाया गया है ना, तो यह तो ध्यान होगा ही आप लोगों को। एक प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? अब देखो, ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी, यानी महिलाओं को बहुत सारा महिलाओं को भी वही अधिकार था जो पुरुषों को था, ठीक है, कोई सामाजिक कुरीतियां नहीं थी क्योंकि कबीलाई जीवन था, समतामूलक समाज था, और वहां पे महिलाएं जो थी वह राजनीतिक जीवन में भी भागीदारी निभाती थी, महिलाएं पढ़ी लिखी भी थी। अब राजनीतिक जीवन में आप लोग पढ़ते होंगे कि सभा, समिति, विदतगण, इन सब में महिलाओं की भागीदारी थी। उत्तर वैदिक काल से आते आते महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट दर्ज होने लगती है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी वह वैदिक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है, ऋग वैदिक युग। तो इसमें आप देखते हो कि गार्गी, घोषा, है ना, ये सॉरी, इसमें जो ऋग वैदिक युग से संबंधित जो महिलाएं हैं, इसमें आपको घोषा, अपाला, विश्वरा, ये सब आपको ऋग वैदिक युग की महिलाएं थी। इसमें गार्गी नहीं है, गार्गी नहीं है, गार्गी नहीं है, क्योंकि याज्ञवल्क्य की गार्गी संवाद आप देखते हो राजा जनक के दरबार में हुआ था ना, उत्तर वैदिक काल की रचना है, तो इसमें गार्गी नहीं है, वह ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है। यह भी विदुषी हैं, बहुत जानकार महिला हैं, विद्वान हैं, लेकिन वह ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। ए मैचिंग का प्रश्न है, और इसमें आपको दिया गया है कुछ प्रमुख प्राचीन भारत के स्थल, और उसमें पूछा जा रहा है कि वह किस राज्य में है। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है। जैसे आप देखते हो कि यहाँ पे अब प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान जिसे पैठन कहा जा रहा है, ये सातवाहनों की राजधानी थी, और यह महाराष्ट्र में है, सातवाहनों की यही राजधानी थी, प्रतिष्ठान या पैठन। गिरनार आप देख रहे हो कि गिरनार यह गुजरात में है, ठीक है, यहाँ से हमें यहीं सुदर्शन झील बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और बाद में फिर उसका पुनर्निर्माण अशोक के द्वारा हो रहा है। फिर आगे चलकर रुद्रदामन के द्वारा हो रहा है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी यहाँ से हमें मिल रहा है।
फिर आगे चलकर स्कंद गुप्त के द्वारा भी उसका पुनर्निर्माण सुदर्शन झील का हो रहा है। इसके बाद आप देख रहे हो कि अब कर्ण सुवर्ण, जो कर्ण सुवर्ण है ना, तो कर्ण सुवर्ण आप देखते हो कि जैसे कर्ण सुवर्ण यह आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, और प्राग ज्योतिष यह आपका असम में है। अब आपका आंसर मिल जाएगा आपको। देख रहे हो कि डी का एक, तो डी का एक, ठीक है, डी का एक दो में है, ठीक। इसके साथ साथ सी का दो, सी का दो, यानी ए का तीन, ए का तीन, तो ए आपका इसका सही उत्तर है। जिसने भी मारा है 3 4 2 1, उसका सही उत्तर बी है, यह ध्यान रखना, बी इसका सही उत्तर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न, अच्छा नहीं, कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसको तो मैंने बताया ही था कि गार्गी नहीं है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। अब इसमें आपको क्रमबद्धता में पूछ रहा है कि भाई कौन से सही क्रम है, इसका यह ऑप्शन होना चाहिए, है ना, सही क्रम कौन सा है। तो क्रम यहाँ पे छूट गया है, उसमें आपका क्रम दिया था कि भाई प्राचीन भारत के जो राजवंश हैं उनका सही क्रम। तो इसमें आपको बस यह ध्यान रखना कि सबसे पहले आप देखो कि सबसे पहले कौन है, ये मौर्य हैं, यानी 2 हो गए। उसके बाद इसमें ABCD करके कूट दिया हुआ होगा। फिर मौर्यों के बाद चूंकि अंतिम मौर्य शासक है बृहद्रथ, उसकी हत्या की जा रही है उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, तो फिर शुंग वंश आएगा। शुंग वंश के बाद फिर कण्व वंश आएगा, और कण्व वंश के बाद फिर कुषाण आएंगे। तो इसका सही उत्तर 2 1 4 3 है। जो भी आपके पास सीरीज होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, कूट में 2 1 4 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हो, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसी तरीके से कूट दिया गया होगा। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। अब इसमें घटना है या स्थान और संबंधित व्यक्ति। अब आपसे पूछा जा रहा है कुछ महत्वपूर्ण जो निर्माण जिनके द्वारा किया गया, जैसे चोल गंगम झील। अब यह जो चोल गंगम झील है, ये आपको किसके द्वारा निर्माण किया गया, तो चोल शासक था, और उसी ने जब आपको पाल शासक को पराजित किया था, तो पाल शासक को पराजित करने के बाद उसने एक आपको उपाधि भी ग्रहण की थी राजेंद्र प्रथम ने, गंगई कोंड चोल की, और गंगई कोंड चोलपुरम नामक नगर भी निर्मित किया था, और वहीं पे एक झील का भी निर्माण किया था। तो इसका सही हो जाएगा 3, ए का 3। अब धर्म महामात्र की नियुक्ति, धर्म महामात्र आप देखते हो कि अशोक ने अपने शासनकाल में धर्म महामात्र को नियुक्त किया था धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो इसका हो जाएगा अशोक। प्रयाग सभा, अब प्रयाग सभा जो है, यह प्रयाग सभा आपको हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन क्या था, यह भी आपको बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और प्रत्येक 5वें वर्ष यह प्रयाग में एक सभा का आयोजन किया करता था, ठीक है, जिसमें बुद्ध, सूर्य और शिव की उपासना की जाती थी। तो यह आपको इसका यह हो जाएगा। सुदर्शन झील, इसका निर्माण आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, तो यह इसका सही क्रम हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3, बी का हो जाएगा 4, बी का 4, और 3 4। अच्छा, इसके साथ साथ आपका सी का 2, सी का 2, और डी का 1, तो बिल्कुल सही, आपको 3 4 2 1, यानी सी इसका सही उत्तर है। जिसने भी सी लगाया है उसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। अब यह आप देखो कि यह आपको सल्तनत के सुल्तान है, और सल्तनत काल में आप देख रहे हो कि जो सल्तनत काल है वह बच्चों 1206 से लेकर और कब तक रहा, 1526 तक, यही सल्तनत का शासन काल रहा है ना। और इसमें यानी 320 वर्षों का शासनकाल रहा है, और 320 वर्षों में बच्चों 32 सुल्तानों ने शासन किया है, 32 सुल्तान। अब सबका तो नाम याद नहीं रखा जा सकता है, और इसमें 5 राजवंश थे। 5 राजवंश कौन कौन से थे, तो इसमें आप देख रहे हो कि पहले आपको गुलाम वंश है, गुलाम वंश। इसके बाद फिर आप देखते हो तो आगे चलकर फिर खिलजी वंश आ रहा है, दूसरा राजवंश है खिलजी वंश। इसके बाद फिर तीसरा राजवंश आ रहा है तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश। इसके बाद फिर है सैयद वंश, चौथा राजवंश सैयद वंश। और 5वां जो राजवंश है वह है लोदी वंश, लोदी वंश, लोदी वंश। अब ये सब आपको क्लास में पढ़ाया जाता होगा। अब गुलाम वंश
इसे आप देखते हो कि 1206 से लेकर और 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश के शासक रहते हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक भी है, इल्तुतमिश भी है, बलबन भी है। इसके बाद फिर खिलजी वंश 1290 से लेकर और 1320 ईस्वी तक, इसमें जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है और मुबारक शाह खिलजी है। फिर आपको तुगलक वंश है, यह 1320 से लेकर और 1414 तक, इसमें आपको गयासुद्दीन तुगलक महत्वपूर्ण शासक के रूप में, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिर आप देख रहे हो सैयद वंश, ये बहुत कम वर्षों में 1414 से लेकर और 1451 ईस्वी तक। और फिर लोधी वंश 1451 से लेकर और 1526 तक, जिसमें आपको बहलोल लोधी है, सिकंदर लोधी है और अंतिम सुल्तान जो है वह इब्राहिम लोधी है, जो पानीपत के युद्ध में बाबर से हारता है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक को आप देखते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये, यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हाँ, बहलोल लोधी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन, यह आपका है। तो यहाँ आप देखो कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर और कब तक यह शासन किया, तो 1325 से 1351 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी को आप देखें तो 1290 से 96 रहता है आपको जलालुद्दीन खिलजी, और 1296 से लेकर और 1316 ईस्वी तक यह रहा, यानी 20 वर्ष। ठीक है। अच्छा, बहलोल लोधी को आप देखो तो बहलोल लोधी भाई कब से कब तक सत्ता पर रहा, तो 1451 से लेकर और कब तक, 1451 से 1400 आपको 89 यह रहता है, 1451 से 1489। और बलबन कब से कब तक, तो बलबन को आप देखते हो कि 1266 से लेकर और कब तक बलबन सत्ता पर रहा है, 1286 तक। ठीक है, 1286। अब सबसे अधिक देख लो कि भाई सबसे अधिक जो शासन काल रहा वो सबसे अधिक 1451 से 1489, यह आपको बहलोल लोधी, तो इसका सही उत्तर बहलोल लोधी हो जाएगा, इसका सही उत्तर बहलोल लोधी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। अब आप देखो कि तुलसीदास जो अकबर के समय काल के थे और बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे, और अकबर विद्वानों को बड़ा सम्मान करता था, आदर देता था। उसने अपने दरबार में नवरत्न को रखा था, सभी अलग अलग क्षेत्र के विभूति थे। तो तुलसीदास को भी अकबर कहता है कि आओ हमारे दरबार में आओ भाई, कहाँ तुम वन में भटक रहे हो, लिख रहे हो, आओ हमारे दरबार में, आओ नवरत्न में शामिल कर दें तुमको भी और तुम्हें भी मनसबदार बना दें। तो तुलसीदास कहते हैं कि हाँ चाकर रघुवीर के पढ़त लिखत दरबार, अब क्या तुलसी होएंगे नर के मनसबदार। तो उन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब तुलसीदास के द्वारा लिखित कौन कौन से साहित्य है, तो यहाँ आप देखते हो कि आपको विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, इन सब की रचना तुलसीदास ने की है। साहित्य लहरी की रचना तुलसीदास ने नहीं की है, बल्कि यह सूरदास के द्वारा, सूरदास भी बहुत बड़े आपको साहित्यकार थे, और इसकी रचना आपको सूरदास के द्वारा की जा रही है, साहित्य लहरी की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। एक कल्चर पर प्रश्न है, इमारत और बनवाने वाला या बनवाने वाली। तो यहाँ आप देखो कि काबुली बाग मस्जिद, इसका निर्माण किसने किया भाई, तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने किया, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया बाबर ने। ठीक है, बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण। 2.5 दिन का झोपड़ा, यह अजमेर में किसने, यह आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इलाहाबाद का किला, यह आपको अकबर ने। एतमादुद्दौला का मकबरा, यह आपको, एतमादुद्दौला एक उपाधि थी, यह जिसका नाम था मिर्जा ग्यास बेग, और इस मकबरे का, यह मिर्जा ग्यास बेग, यह नूरजहां का पिता था, जहांगीर का ससुर हुआ। तो इसका मकबरे का निर्माण किसने किया था, नूरजहां ने। नूरजहां ने ही अपने पिता के मरने के बाद मकबरे का निर्माण करवाया था। और यह ध्यान रखना कि यह जो एतमादुद्दौला का मकबरा है, इसी मकबरे के तर्ज पर आगे चलकर आपको, यानी इसी में सबसे पहली बार एक बेशकीमती पत्थर जिसे कहा जाता है पित्रा दीवरा, पित्रा दीवरा, जो आगरा के ताजमहल में दिखाई देता है,
तो पित्रा दिवरा का उपयोग सबसे पहली बार अगर किसी मुगल कालीन स्थापत्य में किया गया तो एतमादुद्दौला के मकबरा में। अब इसका क्रम आप लगा लो, काबुली बाग मस्जिद बाबर यानी ए का 4, बी का 1, सी का 3, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का आपको 2। तो सही आंसर इसका सी हो गया, सी हो गया, बिल्कुल सही है, जिसने भी इसका किया होगा सही है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1941 में वह घर से नजरबंदी से भाग निकले। उन्होंने सिंगापुर में 23 अक्टूबर 1947 को भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। अब कौन सा सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या 1, 2 और 3 सभी सही है। अब आप देखते हो कि सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, 1938 और 1939। लेकिन 1938 का जो अधिवेशन होता है वह है आपको कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। और 1939 का जो अधिवेशन है वह है आपको त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में। अब इसी में त्रिपुरी संकट इसे कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस दोबारा जीत जाते हैं और इस समय गांधी जी अपना एक उम्मीदवार खड़ा किए थे पट्टाभी सीतारामैया को, जिनकी हार हो गई थी। और उनके हार पर गांधी जी ने यह कहा था कि यह पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं बल्कि हमारी हार है। और फिर सभी कांग्रेस के जो कार्यकारिणी समिति के जो लोग थे वह आपको सुभाष चंद्र बोस का सहयोग नहीं करते हैं। धीरे धीरे सभी लोग अपनी सदस्यता से रिजाइन मारने लगते हैं। अब इस कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से त्याग पत्र दे दिया। अब फिर जब पत्र देते हैं, त्याग यानी कांग्रेस के आप रिजाइन मार देते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही हैं, उनको बनाया जाता है। तो इसे त्रिपुरी संकट कहा गया है। यही सेकेंड वर्ल्ड वार का समय है। गांधी और आपको सुभाष चंद्र बोस में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस में थोड़ा विवाद हो गया था। बहुत सारा कारण है जो आप क्लास में उन सब चीजों को पढ़ते हो। तो यानी यह स्टेटमेंट तो हो गया गलत। दूसरा, 1911 में घर से नजरबंदी, बिल्कुल यह कलकत्ता से भाग निकले थे एक पैठान का भेष धरकर और अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए पहुंच जाते हैं हिटलर से मिलने। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। फिर वहां से हिटलर के सहयोग से वह जापान आते हैं। फिर जापान में वह आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालते हैं और फिर उन्होंने ही भारत की अस्थायी सरकार का गठन वहां पे किया था। तो इसमें 2 और 3 सही होगा बच्चों, 2 और 3 सही होगा। एक इसमें जो स्टेटमेंट है वह आपका गलत है। क्लियर? आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हाँ अच्छा, इसी में एक और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप देखते हो कि सही हाँ, अब यहाँ आप देखो तो रामास्वामी नायकर, जस्टिस पार्टी, बिल्कुल सही। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, जेम्स अगस्ट हिक्की, एक कलकत्ता क्रॉनिकल नहीं बल्कि बंगाल गजट है ना, इन्होंने बंगाल गजट का प्रकाशन किया था, ये गलत है। ज्योतिबा फूले, सत्य शोधक समाज, बिल्कुल सही। तो कौन सा गलत है? यह हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या पूछ रहा है? इसमें से यही तो पूछ रहा है, कौन सा संबंधित नहीं है? हाँ ठीक तो है, तो इसमें सी आपको संबंधित नहीं है, बाकी 3 सही हैं। नेक्स्ट, वह कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो 4 बौद्ध सभा का आयोजन होता है। पहला बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हो रहा है? चारों स्थान आपको पता होना चाहिए। पहला राजगिरी, दूसरा बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हो रहा है? वैशाली। तीसरा बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो वह हो रहा है पाटलिपुत्र। और चौथे बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हो रहा है? यह हो रहा है कश्मीर के कुंडलवन, ठीक है, कश्मीर में। और इस समय कुषाण शासक कनिष्क है। तो 3 बौद्ध सभा का तो आयोजन हुआ ही है। यानी कौन सी बौद्ध सभा? तो चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन बिहार में नहीं हो रहा है। पूछ रहा है कि बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, तो चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? अब यहाँ आप देखो तो नागार्जुन भी आचार्य थे, शिलभद्र भी आचार्य थे, शांतिरक्षित भी आचार्य थे,
अब कौटिल्य को आप देखते हो, कौटिल्य जिनका एक नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी है, यह कहाँ के प्रिंसिपल थे? यह तक्षशिला के आचार्य थे। उस समय शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तक्षशिला। तो यह आपको तक्षशिला के आचार्य थे और यही चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देने के लिए लेकर गए थे। तो इसमें सही कौन सा आचार्य नहीं थे? तो कौटिल्य इसमें आचार्य नहीं था। ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आप देखो, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, पिता और पुत्र। अब बाबर, तो बाबर के 4 बेटे थे। कौन कौन? तो बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं सबसे बड़ा था। इसके बाद था कामरान, बाबर का बेटा हुमायूं। इसके बाद था कामरान, ठीक है, कामरान। इसके बाद है अस्करी, अस्करी और हिंदाल, हिंदाल। ठीक है, यह बाबर के 4 बेटे थे। तो इसमें बाबर का बेटा कौन हो गया? कामरान। ठीक है। अब अकबर, अकबर का बेटा कौन है? सलीम, जो जहां का जो जहांगीर के नाम से भी जाना जा रहा है, जहांगीर, क्योंकि यह शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था, इसलिए इसे अकबर शेखू बाबा कह के भी पुकारता था और इसका बचपन का नाम सलीम था। शाहजहां के आप बेटा देखो, तो शाहजहां का बेटा कौन है? तो शाहजहां का बेटा यह आपको कौन है? मुराद। अब शाहजहां के भी आप देखते हो, तो इसके भी 4 बेटे। कौन कौन? तो सबसे बड़ा दारा, फिर औरंगजेब, औरंगजेब, फिर आप देखते हो तो और कौन? और मुराद। उसके बाद शाह सुजा। शाहजहां ने अपने जीवन काल में ही अपने चारों बेटों को 4 क्षेत्र सौंप दिया था, जिसमें औरंगजेब को दक्कन की सूबेदारी, मुराद को गुजरात और शाह सुजा को बंगाल, बंगाल की सूबेदारी इसने दी थी। ठीक है, तो यह आपको 4 बेटे थे और दारा को अपने पास रखता था। तो इस तरीके से आप देखो तो इसमें सही ऑप्शन मिल गया। अब जहांगीर का बेटा खुर्रम और खुसरो, और यही खुसरो किस नाम से जाना जा रहा है? यह शाहजहां के नाम से। तो मैच कर लो, ए का 3, ए का 3, बी का 1, बी का 1, सी का 4, सी का 4 और डी का 2, डी का 2। यानी बिल्कुल सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर बी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है कि भाई कौन सी घटना, यानी घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम, यानी इसको क्रमबद्धता में आपको लगाना है। जैसे नंद कुमार को भी फांसी दिया जा रहा है, बहुत पॉपुलर यह रहा था। तो राजा नंद कुमार को मृत्युदंड कब दिया गया था? यह 1775 में। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में, मराठों और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, सालबाई। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में, 1759 में वेदरा और 1760 में वांडीवास। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799। अब लगा दो कौन सा इसमें सही क्रम है। तो सबसे पहले कौन सा हो गया? 60, यानी पहला होगा 3, उसके बाद फिर कौन सा हो जाएगा? फिर हो जाएगा 75, 1, 3, 1, उसके बाद 2 और 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्र में सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ? पटना हरकरा, बिहार बंधु, अखबार ए बिहार, बिहार हेराल्ड। तो सबसे पहले आपको बिहार बंधु का प्रकाशन होता है। यह आपका इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और यहाँ पे प्रश्न है। सूची 1 को सूची घटना, संगठन या संबंधित व्यक्ति। चंपारण सत्याग्रह, यह आपको चंपारण सत्याग्रह कौन थे साथ में? तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी के साथ जयप्रकाश नारायण थे और भी बहुत सारे उस समय के जेबी कृपलानी थे। तो ध्यान देना है, जयप्रकाश नारायण, इसके साथ साथ जेबी कृपलानी, यह भी आपको चंपारण सत्याग्रह में गांधी के साथ गए थे। महादेव देसाई थे, महादेव देसाई, महादेव देसाई। इसके साथ साथ आप देखते हो नरहरि पारिख, यह भी आपको गांधी के साथ गए थे, है ना, नरहरि पारिख। तो इन सब को नाम को याद रखना है। आजाद दस्ता, ठीक है, आजाद दस्ता, ओ सॉरी, चंपारण सत्याग्रह, ये आपको राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के साथ ये लोग थे, राजेंद्र प्रसाद के साथ। ठीक है, ये तो आजाद दस्ता के हो गए ना।
आजाद दस्ता ये कौन, जेपी आंदोलन जयप्रकाश नारायण बिहार के ही तो थे। चंपारण सत्याग्रह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया? और किसान सभा, तो यह 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कौन चला रहे हैं? श्याम नारायण सिंह। और किसान सभा ये कौन है? सहजानंद सरस्वती, मैंने चर्चा भी किया था, सहजानंद सरस्वती। तो इस प्रकार से इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 1, सी का 2, 4 1 2 3, यानी डी इसका सही उत्तर होगा। तो यह बहुत आसान सा प्रश्न है। तो इस तरीके से टोटल प्रश्न जितना बीपीएससी में पूछा गया था उन सारे प्रश्नों को बच्चों हम लोगों ने सॉल्व किया। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का जो इस बार 71 के एग्जाम में बीपीएससी में हुआ है उन सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा और बिल्कुल अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। तो बाकी सब्जेक्ट का आप लोग देखें। इसके साथ साथ मेंस का टेस्ट सीरीज भी होगा। अगर जो इंटरेस्टेड होंगे, जिनको लगता है कि मेरा हो सकता है, तो आप बिल्कुल दिए गए नंबर जो है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यह आपका इसमें नंबर नहीं दिया गया है, नंबर है 9220506002। इसके साथ साथ 9220506003। तो किसी भी नंबर पर आप बच्चों संपर्क कर सकते हैं। अन्य जो भी जानकारियां आपको चाहिए बिहार के संदर्भ में, यूपीएससी के संदर्भ में, अदर स्टेट पीसीएस के संदर्भ में, तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को।